चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो आज हम इसके अंदर दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन एमीन्स और दूसरा टॉपिक जो है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आइसोमेरिज्म इन एमीन्स। ठीक है, तो ये एमीन्स चार तरीके की आइसोमेरिज्म शो करती हैं, जिनमें से पहली आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म। देखिए, ऐसी एलिफेटिक एमीन्स जिनके पास चार या चार से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, ऐसी एलिफेटिक एमीन्स जिनके पास चार या चार से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं वो चेन आइसोमेरिज्म शो करती है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है? चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स का क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन कार्बन चेन जो ये फॉर्म करते हैं, कार्बन चेन डिफरेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरह की आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है? चेन आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एमीन है, CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, ये एमीन जो है इसका नाम है ब्यूटेन 1 एमाइन। ठीक है, अब मुझे इसके चेन आइसोमर्स बनाने हैं, तो बस मुझे क्या करना है कि जो कार्बन चेन है उनकी पोजीशंस बदलनी है। ठीक है, सॉरी, कार्बन एटम्स की पोजीशंस चेंज करनी है। ठीक है, तो देखिए कार्बन एटम्स की पोजीशन हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्यूटेन 1 एमाइन। ठीक है, जब आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करें तो 4 कार्बन यानी C4 हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 और 2 5 7 9 और 2 11। ठीक है, तो C4H11 और N। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4H11N। अब यहाँ काउंट करें तो यहाँ भी कितने कार्बन है? 4 हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 और 3 6 6 and 1 7 7 and 4 11। ठीक है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C4H11N। यानी इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? कार्बन चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट है। हम एक और अरेंजमेंट बना सकते हैं इसके अंदर, वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप देखोगे तो वो कितना आएगा? C4H11N। तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस कार्बन चेन डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो गया आपका? चेन आइसोमर। ठीक है, तो ये पहली आइसोमेरिज्म थी जो एमीन शो करते हैं, और ऐसे एमीन्स जिनके पास कम से कम 4 कार्बन होते हैं वो चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर है? चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन कार्बन चेन का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है? डिफरेंट। चलिए, दूसरी टाइप की जो आइसोमेरिज्म है वो भी पढ़ लेते हैं। सेकेंड टाइप की जो आइसोमेरिज्म है उसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम मिलेगा, बस क्या डिफरेंस होगा कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको जो है डिफरेंट दिखाई देंगे। मेटामेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म या मेटामेरिज्म जो होती है उसको ज्यादातर सेकेंडरी या फिर टर्सरी एमीन्स शो करते हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेकेंडरी अमीन है CH3NH CH2 CH2 CH3।
अब यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो है NH। अब फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड के तरफ देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ एक कार्बन देखने को मिल रहा है और राइट साइड में हमें 3 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? अब मुझे इसका मेटामर बनाना है, तो इसका मेटामर क्या बन सकता है? इसका मेटामर, ये मेटामर बन गया, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए मेटामेरिज्म को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और राइट साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जब आप देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, बस क्या डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। यहाँ एक साइड 1 कार्बन है, दूसरी साइड 3 कार्बन। यहाँ पर एक साइड 2 कार्बन है और दूसरी साइड 2 कार्बन। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। चलिए अब हम तीसरी तरह की आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। थर्ड टाइप की आइसोमेरिज्म जो एमीन्स शो करते हैं वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है? कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, बस पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH2 यानी प्रोपेन 1 एमाइन। अब यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 से कनेक्टेड है। पहले वाले कंपाउंड के अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है NH2 वो कार्बन नंबर 1 से कनेक्टेड है। अब इसका मुझे पोजीशन आइसोमर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दूंगा। अभी फिलहाल NH2 कार्बन नंबर 1 पे है, इसे अगर मैंने कार्बन नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशनल आइसोमर्स हो गए। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 से अटैच है और दूसरे वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 से अटैच्ड है। क्लियर? चौथी तरह की जो आइसोमेरिज्म एमीन्स शो करते हैं, फोर्थ टाइप की आइसोमेरिज्म होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH2 यानी प्रोपेन 1 एमाइन। ठीक है, इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है प्राइमरी एमीन, लेकिन इसका मुझे फंक्शनल आइसोमर बनाना है, तो इसका जो फंक्शनल आइसोमर बन सकता है वो है, ठीक है, ये इसका फंक्शनल आइसोमर है क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है। वो अब फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा, प्राइमरी अमीन था पहले, अब कैसा हो गया? सेकेंडरी अमीन। इसका एक और जो है आइसोमर बन सकता है वो ये है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो गया? टर्सरी एमीन। तो इन तीनों का जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम मिलेगा। क्या चीज डिफरेंट है बस इन तीनों में? वो है फंक्शनल ग्रुप। पहले वाले में प्राइमरी एमीन है, दूसरे वाले में सेकेंडरी और तीसरे वाले में टर्सरी एमीन। क्लियर है? चलिए अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मेथड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर
NO2 ग्रुप पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स। और नाइट्रो कंपाउंड्स का जब हम रिडक्शन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एमीन्स मिलेगा। रिडक्शन का मतलब सब जानते हैं, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स भी हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला है कैटालाइटिक रिडक्शन, दूसरा है रिडक्शन विद SnHCl और FeHCl, ठीक है, SnHCl और FeHCl, SN10 को बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड वन है रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इन तीनों को हम पढ़ लेते हैं एक साथ, ठीक है। कैटालाइटिक रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई नाइट्रो एल्केन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन H2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेनी, निकल और प्लेटिनम। यहाँ पर रेनी, निकल या प्लेटिनम एक कैटालिस्ट है और RnO2 एक हमारा नाइट्रो कंपाउंड है, क्लियर है, नाइट्रो एल्केन है। इस नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन H2 से करा रहे हैं क्योंकि रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि RnO2 में मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेनी, निकल और प्लेटिनम। तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा RnH2, ठीक है, RnH2 मिल जाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट जो निकलेगा वो होगा H2O। रिएक्शन आप खुद से बैलेंस कर लोगे। उसी तरीके से कोई जरूरी नहीं है, आप एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हो, जैसे RnO2 नहीं, आप ArNO2 ले सकते हो। Ar का मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन, तो ArNO2 के साथ भी सेम यही रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन ऐड कराओ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेनी, निकल और प्लेटिनम, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ ArNH2 यानी एरोमेटिक एमीन बन जाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका H2O, क्लियर है। अब सेकंड मेथड पढ़ते हैं, वो है रिडक्शन विद SnHCl या FeHCl। इसमें भी हम मान के चलो RnO2 या ArNO2, RnO2 एलिफेटिक कंपाउंड है, ArNO2 ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं, ठीक है, दिस इज नेसेंट हाइड्रोजन, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl और FeHCl, ठीक है। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ये दोनों यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं और इनका फंक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू नाइट्रो कंपाउंड। इनमें भी क्या होगा कि ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो RnO2 की जगह क्या बन जाएगा, RnH2 या ArNH2, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों रिएक्शन में देख पा रहे होंगे कि नाइट्रो कंपाउंड को हम रिड्यूस करके NH2 यानी एमीन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड वाले मेथड में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि FeHCl is preferred over SnHCl। मतलब कोई आपसे ये पूछे कि SnHCl और FeHCl में से बेस्ट कौन सा है, तो इन दोनों में से बेस्ट है FeHCl, क्योंकि जब आप FeHCl लेकर इस रिएक्शन को कराओगे तो इस रिएक्शन के दौरान एक कंपाउंड बनेगा FeCl2, और इस FeCl2 की जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे आपको HCl मिलेगा, और ये HCl यूज्ड अप हो जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, यानी आपको अलग से HCl डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन के दौरान ही जो FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइज होके HCl बनाता रहता है। इसलिए शुरुआत में कुछ एक बूंद HCl की डालनी पड़ती है, उसके बाद HCl अपने आप इस रिएक्शन में रीजनरेट होता रहता है, और उसे कौन रीजनरेट करता है, FeCl2। इसीलिए आप
FeHCl को प्रेफर करें SnHCl से। क्लियर है? अगर आप SnHCl लेते हो तो आपको जो है बार बार HCl ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं, वो है रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सभी को पता है। तो अगर RnO2 का रिडक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उस केस में RnO2 रिड्यूस हो जाएगा RnH2 में। पर इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड होते हैं उनको हम एमीन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आपने सोचा कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और आपको यहाँ पर एरोमेटिक एमीन मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ C6H5NO2, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन आपने लिया, ये एरोमेटिक कंपाउंड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपने रिडक्शन कराने की कोशिश करी, तो आपको यहाँ पर C6H5NH2 नहीं मिलेगा। तो क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको मिलेगा एजोबेंजीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम एमीन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते इसमें। चलिए, ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड मेथड है बाय हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड। ठीक है, हॉफमैन साइंटिस्ट का नाम है, अमोनो यानी अमोनिया और लाइसिस माने ब्रेक, किसी भी चीज को तोड़ना। अमोनोलाइसिस, अमोनो यानी अमोनिया के लिए, लाइसिस माने ब्रेक करना। तो अब इसमें होता क्या है कि द ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड X यानी कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड, द ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड X। C बॉन्ड X का मतलब X यहाँ पर क्या है? हेलोजन एटम FCl-Bri। द ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड X बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स by ammonia is called ammonolysis। यानी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो C बॉन्ड X पाया जाता है उस बॉन्ड को अमोनिया मॉलिक्यूल ब्रेक कर देता है और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमोनोलाइसिस। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है और इस रिएक्शन के अंदर जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आगे बात समझते हैं। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड के अंदर होना क्या है कि अमोनिया के द्वारा कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना है और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होती है वो समझ लेते हैं। स्टार्टिंग हम अमोनिया से ही करेंगे जो कि न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, और उसकी रिएक्शन हमने एल्काइल हैलाइड से करा। दिस इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? R बॉन्ड X, जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये सब एल्काइल हैलाइड होती है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड पर और यहाँ पर
आपको एक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, RNH3X, ये आपको एक सॉल्ट मिलेगा। जब आप इसे हीट करोगे तो हीट करने के बाद इस सॉल्ट में से -HX यानी HX मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होगा। अब वो HX कैसे रिमूव होगा वो देख लीजिए। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और X यहाँ से निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला और X यहाँ से निकाला, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, RNH2, दैट इज प्राइमरी एमीन, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर खत्म नहीं होती, फिर रिएक्शन फिर RNH2 से स्टार्ट होगी, क्लियर है। अब यहाँ पर जो पहले न्यूक्लियोफाइल कौन था, अमोनिया था, अब ये RNH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अमोनिया और RNH2 दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसके पास लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए वो सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो क्योंकि अमोनिया के पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और प्राइमरी एमीन्स जैसे कि RNH2 के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए दोनों अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर RNH2 अगेन एल्काइल हैलाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर एक सॉल्ट बनाएगा, वो सॉल्ट बन गया आपका R2NH2X, ठीक है, ये सॉल्ट बना। इस सॉल्ट को फिर हम वापस से हीट करेंगे, यहाँ से HX निकलेगा। HX कैसे निकलेगा, H यहाँ से और X यहाँ से। HX रिमूव होने के बाद आपको यहाँ मिलेगा R2NH which is called secondary amine, ठीक है। फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, R2NH प्लस RX, तो यहाँ मिलेगा आपको R3NHX, अगेन सॉल्ट मिला, इस सॉल्ट को हीट किया, इसमें से -HX हुआ, HX माइनस हुआ, यहाँ क्या मिला आपको R3N which is called tertiary amine, ठीक है। उसके बाद फिर R3N अगेन RX से रिएक्ट करके यहाँ पर बनाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव which is called quaternary अमोनियम सॉल्ट, और यहाँ जाके ये रिएक्शन रुकती है, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छा मेथड नहीं है, अच्छा लेबोरेटरी मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ये अच्छा लेबोरेटरी मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इस मेथड से आपको मिक्सचर मिल रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन का एलोंग विद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, यानी आपको इन चार चीजों का मिक्सचर मिलेगा। इन चार चीजों का आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, मिक्सचर, और इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से ये एक अच्छा लेबोरेटरी मेथड नहीं है, पर हाँ इंडस्ट्रियल मेथड जरूर है ये, क्लियर है। इंडस्ट्रीज में इसी मेथड से एमीन्स बनाए जा सकते हैं, पर ये इट इज नॉट अ बेटर मेथड, ठीक है। इससे भी अच्छे मेथड्स हैं। अच्छा, इस मेथड की एक ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए एरोमेटिक एमीन्स cannot be prepared by this method। क्यों? Because aromatic halides are very less reactive towards nucleophilic substitution reaction, ठीक है। ये इस मेथड का ड्रॉबैक है कि एरोमेटिक एमीन्स जैसे कि एनिलीन वगैरह, एनिलीन का क्या फॉर्मूला होता है, C6H5NH2,
यानी बेंजीन रिंग पर NH2। तो एरोमेटिक एमीन्स इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अगर आपको एरोमेटिक एमीन बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा कोई एरोमेटिक हैलाइड, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और सभी को पता है कि ये सब एरोमेटिक जो हैलाइड्स होते हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को हम साइनाइड्स भी कहते हैं, नाइट्राइल्स को हम साइनाइड्स भी कहते हैं, यानी नाइट्राइल या साइनाइड का मतलब जिसके अंदर कौन सा फंक्शन पाया जाता है, CN। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास कोई एल्काइल साइनाइड है, ठीक है, या कोई एरोमेटिक साइनाइड भी है, तब भी एक ही बात है, दोनों केसेस में ये काम हो जाएंगे। और ये कोई हमारे पास साइनाइड या नाइट्राइल है और मुझे क्या करना है, इसका रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब सभी जानते होंगे, रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके अंदर टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड अप होते हैं? 4 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। क्लियर है? अब वो 4 हाइड्रोजन कैसे ऐड होते हैं वो भी देख लीजिए। 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस कार्बन से और 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इस नाइट्रोजन से। क्लियर है? तो इस तरीके से कुल मिला के 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे इसके अंदर। अच्छा, रही बात रिड्यूसिंग एजेंट, हम यहाँ क्या ले सकते हैं? आप यहाँ H2 निकल ले सकते हो, या प्लेटिनम ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो आप H2 निकल ले सकते हो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप खुद ही सोचिए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? RCH2NH2 या फिर ArCH2NH2। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है इस मेथड की? इंपॉर्टेंस क्या है इस मेथड? इंपॉर्टेंस देखिए, इस मेथड की इंपॉर्टेंस ये है कि इस मेथड की हेल्प से हम एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमरी एमीन्स में। कैसे? मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको दिया ब्रोमोमीथेन, ये एक एल्काइल हैलाइड है, और इसको आपको प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन आप एल्कोहलिक KCN से कराएंगे। एल्कोहलिक KCN से जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा KBr, यानी माइनस KBr हो गया, और माइनस KBr होने के बाद ये जो CN है वो यहाँ Br की पोजीशन पे आ गया और ये बन गया CH3CN। ठीक है, उसके बाद आपने ये ऊपर वाली रिएक्शन करा दी, यानी रिडक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ H2 निकल, रिडक्शन करा दिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से और 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद यहाँ क्या बनेगा? CH3CH2NH2। इस तरीके से यहाँ आपको प्राइमरी एमीन मिल जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड था और उस एल्काइल हैलाइड को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्राइमरी एमीन में। एक चीज और आप गौर से देखिए कि जो मैंने एल्काइल हैलाइड लिया था उसके अंदर कितने कार्बन थे? 1 कार्बन था केवल, और जो मेरा प्राइमरी एमीन बना है उसके अंदर कितने कार्बन है? उसके अंदर 2 कार्बन, यानी 1 कार्बन से मैंने 2 कार्बन का कंपाउंड बना लिया, यानी मैंने 1 कार्बन ऐड कर दिया इसके अंदर। 1 कार्बन था और वहां 2 कार्बन, यानी 1 कार्बन से 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना दिया, यानी मैंने 1 कार्बन ऐड कर दिया। इस तरह के कन्वर्जन जिसमें कार्बन संख्या बढ़ जाती है,
इस तरह के कन्वर्जन्स एसेंट ऑफ सीरीज कहलाते हैं, एसेंट ऑफ सीरीज। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ऐसे कन्वर्जन्स जिसके अंदर कार्बन संख्या घट जाती है वो डिसेंट के केसेस होते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए हम चौथा मेथड पढ़ते हैं। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय, एक सेकंड थोड़ा क्लियर कर लूं, गंदा लग रहा होगा ये। हाँ जी, फोर्थ मेथड हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स का बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, एमाइड्स का रिडक्शन करने पर, बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। देखिए एमाइड्स क्या होते हैं? एमाइड्स जिनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? CONH, उनको हम कहते हैं एमाइड्स। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक एमाइड है RCONH2, इसका मुझे रिडक्शन करना है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेता हूं मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। तो यहाँ जो आपको ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन के द्वारा। एक ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है जबकि एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ एमाइड। क्लियर है? और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो इस मेथड में और कुछ खास चीज है नहीं। अगला जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और बोर्ड में बहुत बार उसे पूछा भी गया है। ठीक है, वो मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, मेथड का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखिए इसमें आपको 2 बातें बहुत ध्यान से देखनी होंगी। पहली बात, इस मेथड से हम वेरी प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स बना सकते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि वेरी प्योर प्राइमरी एमीन बनाने के लिए एक रिएक्शन लिखिए। तो वेरी प्योर प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स अगर आपको बनानी है तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करोगे। दूसरी बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 2 तरीके की होती है, SN2 और SN1। तो ये SN2 का एक एग्जाम्पल है। SN2 एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप होता है और इसी वजह से प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स कैन नॉट बी prepared by this method। ठीक है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इसलिए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स इस मेथड से नहीं बना सकते। जैसे प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स जैसे कि एनिलीन, टॉलिडीन एक्सेट्रा। एनिलीन, टॉलिडीन का एग्जांपल है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग है वो इस मेथड से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप
प्राइमरी एरोमेटिक एमीन बनाने की कोशिश करोगे इस मेथड के द्वारा तो आपको जो है हेलो एरीन यानी एरोमेटिक हैलाइड्स लेने पड़ेंगे, हेलो एरीन्स लेनी पड़ेंगी, एरोमेटिक हैलाइड्स लेने पड़ेंगे और एरोमेटिक हैलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है। अब हम इसकी रिएक्शन को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखिए एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है थैलेमाइड, इसकी स्ट्रक्चर में बोर्ड पे बना है, ठीक है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलेमाइड और जब हम इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं, क्लियर है, तो KOH से रिएक्शन कराने के बाद यहाँ से ये -H2O हो जाएगा, -H2O कैसे हुआ, यहाँ से KOH में से OH और यहाँ से H गया, तो -H2O होने के बाद आपको पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, पोटेशियम सॉल्ट मिला, ठीक है, पोटेशियम थैलेट मिला आपको। उसके बाद फिर आप क्या कराओगे, इसकी रिएक्शन C2H5I से, यानी मेरे पास ये कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसका क्या नाम है बताइए, इसका नाम है आयोडोईथेन, ठीक है, या 1-आयोडोईथेन। उससे मैंने रिएक्शन कराई, इससे रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा कि यहाँ से -KI हो जाएगा, -KI होने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो प्रोडक्ट बनेगा, इस साइड लिख रहा हूँ, -KI होने के बाद यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, आपके कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, यानी जो यहाँ से पोटेशियम हटा है उसकी जगह पर C2H5 ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखिए हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से होती है कि यहाँ से ये जो दो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक तो ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इस CO से OH कनेक्ट हो जाएगा और इस CO से ये OH कनेक्ट हो गया और इस नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी HOH HOH, H तो कनेक्ट होंगे नाइट्रोजन से और OH कनेक्ट होंगे CO से, और ये कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको थैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड, ठीक है, और जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा जो हमारा मेन प्रोडक्ट है C2H5 N और दो हाइड्रोजन जोड़ दें NH2, that is very pure primary amine, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर मिल जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये एक एलिफेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन अगर बनाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपने C2H5I लिया है, C2H5I की जगह पर आपको कोई हेलो एरीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ एरोमेटिक एमीन बने तो आपको इस रिएक्शन में क्या चेंज करना पड़ेगा, C2H5I की जगह आपको हेलो एरीन लेना पड़ेगा, और हेलो एरीन लोगे, अब क्योंकि ये एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है, तो अगर आपने हेलो एरीन लिया यहाँ पर तो हेलो एरीन तो SN2 रिएक्शन शो ही नहीं करती, इस वजह से यहाँ पर आपको जो है एरोमेटिक एमीन नहीं मिलेगा। अब फटाफट से लास्ट टॉपिक और है, उसके बाद आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगे, और वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई एमाइड है RCONH2 और इसकी रिएक्शन KOH से और क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बीच में ये जो CO है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी यहाँ से CO रिमूव हो जाएगा, और CO रिमूव होने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा
प्राइमरी अमीन RNH2। क्लियर है, यहां से CO हट गया। उसके बाद साइड प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे वो K2CO3 प्लस KBr प्लस H2। रिएक्शन को आप खुद बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, बैलेंसिंग आप खुद कर लेना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमें एमाइड लिया था और उस एमाइड की रिएक्शन हमने एल्कोहलिक KOH और CHCl3, इट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, उससे करें। तो यहाँ पर जो CO है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह क्या मिल जाएगा आपको RNH2, साइड प्रोडक्ट हो जाएंगे K2CO3 KBr प्लस H2। ये तो हर रिएक्शन के साथ बनेगा। उसी तरीके से कोई एरोमेटिक एमाइड भी हुआ तब भी सेम रिएक्शन जो है आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर इस केस में आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो एनिलीन मिलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए इसको हम डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं। डिग्रेडेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एक कार्बन का लॉस हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से CO अगर हटा देंगे तो रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक कार्बन कम होगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ R में रख देता हूं CH3, तो यहाँ पर भी R मुझे क्या रखना होगा, CH3 रखना पड़ेगा। अब आप देखिए हमारा जो मेन रिएक्टेंट था उसके अंदर कितने कार्बन है, तो आप कहोगे 2 कार्बन है। और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो 2 कार्बन से 1 कार्बन पर आप गए, यानी आपने 1 कार्बन का लॉस किया, इसलिए इसको हम डिग्रेडेशन बोल रहे हैं। और इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो डिसेंट ऑफ सीरीज टाइप के जो कन्वर्जन्स होते हैं, डिसेंट ऑफ सीरीज जिसमें कार्बन संख्या में घटानी होती है, उस टाइप के कन्वर्जन्स में इस वाली रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने 2 चीजें कंप्लीट कर ली। पहले तो हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म ऑफ एमीन्स, 4 तरीके की आइसोमेरिज्म थी, और उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, ठीक है। थैंक यू।